नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में एनसीसी कैंडिडेटों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले एनसीसी कैंडिडेटों से की बातचीत। राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए दी बधाई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का जम्मू कश्मीर दौरा। सीएम उमर अब्दुल्ला से हुई श्रीनगर में मुलाकात। कहा, बिजली विभाग में कई चीजों में तो जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों से आगे। दिल्ली में लोक सर्वधन पर्व का उद्घाटन कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हुए कार्यक्रम में शामिल। कहा, कारीगरों को मार्केटिंग का मिलेगा मंच। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमेरिका के झटकों का किया जिक्र। कहा, अमेरिका की मंशा पर खड़े किए कई सवाल। कहा, पीएम को बुलानी चाहिए सर्वदलीय बैठक। लखनऊ में मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ हुए कार्यक्रम में शामिल। कहा, किसी को भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले एनसीसी कैंडिडेटों से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने इस सफलता के लिए सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। एनसीसी के अभियान दल ने 18 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। बातचीत में एनसीसी कैंडिडेटों ने अपने अनुभव साझा किए और अभियान के दौरान योजना और प्रशिक्षण में मिली सीख की उपयोगिता के साथ ही चुनौतियों का भी विस्तार से बताया। डीजी एनसीसी और हमारे अन्य सभी एनसीसी के ऑफिशियल तथा मेरे जवानों और जो आपके साथ अफसर गए थे, क्या नाम बताया? कर्नल अमित बिष्ट, रजनी जोशी। यू आर ऑल्सो फ्रॉम उत्तराखंड। जोशी का मतलब ही होता है उत्तराखंड। और हमारे प्यारे कैडेट्स, सचमुच आप सबका यहाँ स्वागत करते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं ऐसे कैडेट्स के सामने बैठा हूँ जिन्होंने की सारी जोखिमों को धत्ता बतलाते हुए, माने पार करते हुए, और एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। आप सबको मेरी बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। साथ ही मैं आपके परिवार के सदस्यों को भी बधाई देता हूं और उनके प्रति भी हृदय से सम्मान की अभिव्यक्त करता हूं। एनसीसी को भी, एनसीसी ने जो इतना बड़ा फैसला किया और आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को इतनी ऊंचाई तक भेजने का, उसके लिए हमारी एनसीसी के ऑफिशियल्स भी सभी सराहना के पास हैं। मुझे मालूम है कि इस यात्रा के दौरान आप सबको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, मुसीबतें भी आई होंगी। कभी कभी हो सकता है कि ऐसे भी क्षण रहे होंगे जबकि आपका हौसला कभी टूटा भी होगा। कभी मन को यह भी लगा होगा कि हम कहां आ गए, यह भी हुआ होगा। ये सच्चाई है कि नहीं है? लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और इतनी बड़ी चुनौती को यदि आपने स्वीकार किया है तो मैं आश्वस्त हूं कि आपके भविष्य का जो जीवन है उसमें चाहे जितनी भी बड़ी चुनौती होगी, उस चुनौती को आप स्वीकार करेंगे और उस पर विजय हासिल करेंगे। मेरा पक्का विश्वास है आप। और आप डरे नहीं, आप रुके नहीं और किसी भी सूरत में आप झुके नहीं। ये सबसे बड़ी विशेषता रही है आप सबकी। और आपने साहस के साथ जितने भी चैलेंजेज आपके सामने आए, आप सब लोगों ने उसका मुकाबला किया है। और मैं मानता हूं कि आपकी यह जर्नी आपके साहस के साथ साथ जो आपके अंदर का डिसिप्लिन है, यानी अनुशासन, त्याग और संयम की भी यह जर्नी थी, उसका भी टेस्ट हो गया इसमें और उसमें आपने कामयाबी हासिल की है। मैं आप सबकी सफलता पर एनसीसी के बधाई देना चाहता हूं, सारे एनसीसी के ऑफिसर्स को, और जो आपके साथ लीड कर रहे थे दोनों अफसर, जिनको भी मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। और एनसीसी का जहां तक प्रश्न है, एनसीसी का कैडेट मैं भी रहा हूं, लेकिन इतनी बड़ी जोखिम उठाने का कभी अवसर नहीं मिला। और ये अवसर मिलता भी तो मैं कर पाता या नहीं कर पाता, मैं इस समय नहीं कह सकता हूं। लेकिन आप सबने ये साहस दिखाया है और मैं मानता हूं कि एनसीसी ने भारत के गांव, गली और कस्बे तक से जो भी बच्चे आते हैं उनके अंदर एक नेशनल प्राइड, एक राष्ट्रीय स्वाभिमान
की भावना का संस्कार उनके अंदर पैदा करने में कामयाबी एनसीसी ने हासिल की है। और मैं आप सबको सचमुच आपके साहस की पुनः मैं सराहना करता हूं। और एनसीसी में चूंकि मैं रह चुका हूं, तो एनसीसी जहां एक तरफ बड़ा से बड़ा जोखिम उठाने का एक भाव, एक विश्वास बच्चों के अंदर पैदा करती है, वहीं पर जिंदगी में चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों न हो, उसके लिए कुछ कर गुजरने की एक तड़पन, साहस, यह भी पैदा करती है। और मैं मानता हूं बच्चों कि आप सब इस देश के सारे जितने भी बच्चे हैं, उन सब के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं, मेरी ऐसी मानता है। और आप सभी ने पूरे भारत के बच्चों को यह संदेश दिया है अपने इस एक्सपेडिशन के माध्यम से कि घरों की चारदीवारी ही नहीं, बल्कि हिमालय की ऊंचाइयां भी आपकी सीमा नहीं है। जरूरत पड़ी तो उसके ऊपर भी आप जा सकते हो। और आपको देखकर देश को निश्चित रूप से यह यकीन हुआ है कि हमारे भारत के बच्चे हिमालय ही नहीं, एवरेस्ट ही नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ऊंची उड़ान भर सकते हैं। यह देश को यह भरोसा होगा जो भी आपके बारे में जानेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। क्योंकि आप सब बच्चे हो, मैं बड़ा हूं, मैं टीचर भी रह चुका हूं। मैं भी साइंस का टीचर रहा हूं, फिजिक्स का, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। तो इस नाते मैं आशीर्वाद भी देता हूं आप सबको, निरंतर जीवन में प्रगति करो और जो भी लक्ष्य निर्धारित करो, परमात्मा यह शक्ति दे कि आप सब उस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाबी हासिल करें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, जहां श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला और मनोहर लाल की मुलाकात हुई। इसी को लेकर मंत्री ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि दोनों विभागों में बहुत काम हो रहा है। इसी के साथ कुछ मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के संज्ञान में लाया गया है। मनोहर लाल ने कहा कि पिछले सालों में बिजली विभाग में बहुत काम हुआ है। बिजली विभाग में कई चीजों में तो जम्मू कश्मीर अन्य प्रदेशों से भी आगे निकल गया है। विस्तार से दोनों मीटिंगों के हवाले से आपको बताया हुआ है। रिव्यू मीटिंग खासकर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, दोनों महकमे मेरे पास हैं। और आम तौर पे अगर देखा जाए तो ठीक ठाक जो है दोनों में जो है प्रोग्रेस है। अब कहीं पे हमारी कुछ उम्मीदें हैं मरकज़ की हुकूमत से, उनका जिक्र हुआ है, और कहीं पे जहाँ पे थोड़ी बहुत खामी रही है उसको दुरुस्त करने की जो मशवरा आया है उस पे हम अमल कर लेंगे। लेने के लिए तो लिया जा सकता है, उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार करने होंगे और प्रोजेक्ट रातों रात बनते नहीं हैं। अब हाल ही में इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद दो प्रोजेक्ट हमारे लिए जो हैं जिन पे जल्दी काम शुरू किया जा सकता है वो हमारे सामने हैं, एक कश्मीर में, एक जम्मू में। अब दोनों प्रोजेक्ट्स को लेके मरकज़ की हुकूमत से बात हो रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। अब अभी भी हम डेट में हैं, लेकिन ये क्योंकि जिस कीमत पे हम पावर खरीदते हैं और जिस कीमत पे हम पावर लोगों को सप्लाई करते हैं उसमें फ़र्क है। यहाँ हम हर किसी को कंसेशन के बुनियाद पे पावर देते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो, चाहे कमर्शियल कंज्यूमर हो, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो, हर कोई जो है वो कंसेशन में पावर लेता है। तो थोड़ा बहुत डेट तो होगा ही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला भी ठीक हो जाएगा। और जैसे पावर मिनिस्टर साहब ने कहा, मीटरिंग की तरफ ध्यान दे के हमारी कोशिश है सिर्फ इतनी है कि जितना हम बिजली इस्तेमाल करें उस इस्तेमाल का हम पैसा दें, बस। मित्रों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाते से दो विभाग मेरे पास हैं, पावर डिपार्टमेंट एंड महुआ डिपार्टमेंट। तो उन दोनों विभागों का मैं सभी प्रदेशों में जाकर के रिव्यू की मीटिंग्स ले रहा हूं। आज जम्मू कश्मीर के दोनों विभाग
और संयोग से ये दोनों विभाग यहाँ के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी के पास ही हैं। तो हम लोगों ने बातचीत करके आज का दिन तय किया और दोनों विभागों की रिव्यू मीटिंग्स हुई हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है कि दोनों ही विभागों में बहुत सेटिस्फैक्ट्री काम हो रहे हैं और जहां कहीं कोई छोटी बड़ी कमी रही है या कुछ इश्यूज रहे हैं वो हमने केंद्र सरकार की ओर से इनको ध्यान में कराया और यहाँ के इश्यूज हैं वो इन्होंने हमको ध्यान में कराया, उनको स्मूथली हम आगे बढ़ाएंगे। अगर यहाँ की मैं कुछ विशेषताएं बताता हूं तो पिछले वर्षों में पावर डिपार्टमेंट में बहुत काम हुआ है और पावर डिपार्टमेंट में खास करके कुछ चीजों में तो अन्य प्रदेशों से भी जम्मू कश्मीर आगे निकला है, जैसे स्मार्ट मीटर्स और प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स। ये विषय बाकी सब प्रदेश तो बहुत पीछे अभी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की अचीवमेंट बहुत ही ज्यादा है और उस प्रकार से मैं कहूंगा कि देश भर में प्रथम स्थान और जम्मू कश्मीर स्मार्ट मीटर्स और प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स में इन लोगों ने इसमें किया है। हाँ, जहां थोड़ी चिंता है चूंकि यहाँ बहुत पहले से व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, अब बहुत ठीक की जा रही हैं। AT&C लॉसेस यहाँ बाकी प्रदेशों की तुलना में कुछ थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन जिस स्पीड से इन्होंने कम किया है वो स्पीड भी अपने आप में रिमार्केबल है, तो उसका श्रेय मैं जरूर यहाँ की सरकार को देता हूं। ऐसे ही जो गैप है, फाइनेंशियल गैप बिटवीन ACS एंड ARR, ये भी एक पैरामीटर रहता है जिससे डिस्कॉम्स का घाटा ये कम किया जा सके, उसमें भी थोड़ी और सुधार की आवश्यकता है। 4 वर्षों में बहुत ज्यादा सुधारा गया है, फिर भी अभी जो नेशनल एवरेज है उससे ऊपर है, उस पर भी काम करने की आवश्यकता है और यहाँ किया जाएगा। यहाँ के जो जनरेशन है, खास करके हाइड्रो जनरेशन, जो कि यहाँ पहाड़ी प्रदेश होने के नाते से पानी पर्याप्त है, चाहे वो झेलम के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे चनाब पर हैं और चाहे सिंधु नदी पर हैं, ऐसे सब प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो भी जो आगे अपकमिंग जो आने वाले हैं उनमें भी काफी अच्छी प्रोग्रेस है। हमारा जो NHPC डिपार्टमेंट और जो यहाँ की कंपनियां ये सब मिल करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और अब चूंकि इंडस वाटर ट्रीटी उसके एबियंस में रखने के कारण से हमको उसका भी एक बहुत बड़ा लाभ उठाना है। हम और नए प्रोजेक्ट्स जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहां जहां उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है वो बढ़ाएंगे और नए प्रोजेक्ट्स भी जो यहाँ और बनाए जा सकते हैं उसके ऊपर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन्स वो भी यहाँ पर पिछले 4 साल के अंदर जो इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है 45% की वृद्धि उसमें की गई है। ये भी अपने आप में बहुत उल्लेखनीय प्रगति यहाँ की है। तो मैं यहाँ के जो अचीवमेंट्स हैं उनको देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी को बधाई देता हूँ इस बात की। इसी प्रकार से जो महुआ डिपार्टमेंट है, शहरी विकास स्मार्ट सिटी मिशन के दोनों शहर, चाहे जम्मू है चाहे श्रीनगर है, दोनों के काम लगभग पूरे हुए हैं। बचे हुए काम आने वाले दिसंबर तक वो सब पूरे हो जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन में भी काफी प्रगति अच्छी चल रही है। यहाँ की बसों की जो डिमांड है वो हमने पूरी की है, प्रोसेस में है, टेंडर उसके होने वाले हैं और दोनों शहरों में बल्कि और भी शहरों में जहां जहां आवश्यकता होगी बाद में हमें भी दिया जाएगा। अभी 2 शहरों के लिए, जम्मू और श्रीनगर के लिए बसों की व्यवस्था भी वो सारी पूरी की जा रही है। जहां तक अमृत योजना का विषय है, यहाँ का स्वच्छता का, पानी के ट्रीटमेंट का अथवा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अथवा पीने के पानी की सप्लाई के विषय, ये सब अंडर यानी प्रोग्रेस हैं और इसमें भी काम लगातार आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जो यहाँ इन्होंने सुझाव रखे हैं, जो यहाँ की डिमांड्स हैं, उसको हम पूरा करेंगे, ऐसा मैंने आश्वासन दिया है। सर्दियों में यहाँ कुछ कमी रह जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए अभी यहाँ जितने प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं उसमें जो जितनी व्यवस्था होगी, कुछ यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट PPA कर लिए गए हैं सोलर पावर के खास करके और हाइड्रो पावर के, उनके माध्यम से आगे पूरा होगा। फिर भी जो सरप्लस पावर हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास रहती है, उस सरप्लस पावर में जो यहाँ से डिमांड जाती है उसको हम पूरा करते हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा, उसमें जितनी आवश्यकता यहाँ की होगी उसको पूरा सप्लाई करने के लिए तैयार है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बिस्तरा मुंडा लॉन के लोक सर्वधन पर्व के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद मंत्री ने कहा कि हमारे गांव के कारीगरों के सामान को मार्केट में लेकर आने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इससे कारीगरों को मार्केटिंग का एक मंच मिलेगा। ये जो विदेश का काम है आगे बढ़ के दिखाना चाहिए। देखिए, ये लोक संवर्धन पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारे गांव में जो कारीगर होते हैं, जो हुनर है, उनका सामान, उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आने के लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है।
अल्पसंख्यक मंत्रालय ने ये लोक संवर्धन पर्व मनाने का जो कार्यक्रम शुरू करने का 2 मकसद है। सबसे पहले तो एक हमारा आर्टिसंस का मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, दूसरा हमारा देश के कोने कोने में अलग अलग बहुत विशेष चीजें बनाते हैं, तो वो आदान प्रदान भी होगा। जम्मू कश्मीर वाला यहाँ आकर के अपना सामान बेचेंगे, दिल्ली वाला फिर चेन्नई भी जा सकते हैं, चेन्नई वाले मुंबई आ सकते हैं, और हमारा देश का जो देसी सामान है उसको बिक्री करने के लिए लोगों के बीच में ले जाने का ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और लाभ मिलता है। उसका आने जाने का, रहने का सारा व्यवस्था हम मिनिस्ट्री करते हैं। ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से ये अपना जीवन में उत्थान पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। सबसे पहले तो 11 साल में इतने काम हुए हैं कि एक एक स्कीम का नाम गिनती करके बताना मुश्किल है, इतना लंबा और इतना ज्यादा काम हुआ है। दूसरा है, इन 11 सालों में हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया। अब बड़ा स्तर पे देखेंगे तो हम 11वें स्थान से 4थे स्थान तक, मतलब विश्व का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4थे स्थान तक पहुंचना, ये तो पहले तो सपना देखते थे, ये अब हकीकत हुआ है। अब तीसरे सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था भी बनने जा रहा है। और आत्मनिर्भरता, चाहे डिफेंस में हो, चाहे स्पेस में हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप हर क्षेत्र को देख लीजिए, और अपने खेती बाड़ी, अपने जो वस्त्र, हर दृष्टि में हम एक तरीके से बहुत ही आत्मनिर्भर के, पूरा आत्मनिर्भर के दृश्य जो हालात में हम पहुंचने वाले हैं। और एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया। हम लोग जब नए नए एमपी बने थे, हम तो एक्सपोर्ट तो क्या, हर चीज इंपोर्ट करते थे। आज तो इतना बड़ा एक्सपोर्टिंग नेशन भी बन गए हैं हम। हमारा $800 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। हम जब नए नए सांसद बने थे, $50 बिलियन भी हमारा एक्सपोर्ट नहीं होते थे। तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। ये सब चीज जो है देश के लोग सेलिब्रेट करते हैं। हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हर भारतीय खुश होगा। कांग्रेस पार्टी अगर खुश नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। देश आगे बढ़ता है, कांग्रेस दुखी हो जाते हैं, उसका तो मेरे पास इलाज नहीं है। लेकिन देश आगे बढ़ेगा, देशवासियां खुश है, ये बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जहां उन्होंने बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर पर हुए हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसी अंतर्राष्ट्रीय डोमेन में घुसपैठ नहीं कर रहे हैं, लेकिन पता चला है कि जमानत-ए-इस्लामी और हिफाजत-ए-इस्लाम के लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया है। साथ ही कहा कि 5-6 दिनों तक यह योजना बनाई गई थी कि बंगाल की हमारी सभ्यता और संस्कृति की नींव और स्तंभ रविंद्रनाथ टैगोर के घर पर हमला किया जाए, ताकि वे दुनिया को एक बड़ा संदेश दे सकें। माननीय संजय जी और मीडिया के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन। एक शॉर्ट नोटिस में आप आज यहाँ सब आए। आज का विषय बहुत आई विल से इट विल बी अ ब्रीफ इश्यू, वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, मगर एक बहुत गंभीर विषय है। एंड एट द आउटसेट इटसेल्फ आई वांट टू मेंशन, मैं आरंभ में ही कहना चाहता हूं कि यह विषय बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। वी आर नॉट इंट्रूडिंग इनटू एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल डोमेन, बट चूंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का विषय है, इसलिए हमारे हृदय के निकट का विषय है, भारत के हृदय के निकट का विषय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को बड़े गंभीरता से लेती है और बहुत सेंसिटिवली, संवेदनशीलता से लेती है। आप सबको विदित है कि मंगलवार को रविंद्रनाथ टैगोर जी के पैतृक घर, जो कि बांग्लादेश में स्थित है, वहां आक्रमण हुआ, वहां हमला हुआ और उसको काफी क्षति पहुंचाई गई है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कोई आम शख्सियत नहीं थे। Gurudev Rabindranath Tagore was not an ordinary person. He was a man of diversity. He was a man who gave a lot to this world.
वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो केवल सीमाओं से बंधे हुए व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने 2 राष्ट्र के राष्ट्रगान को लिखा। भारतवर्ष के राष्ट्रगान को भी, जनगण मन को, रविंद्रनाथ जी के कलम ने ही संजोया और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने उसे अलंकृत किया, उसे लिखा। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको नोबेल प्राइज मिला। रविंद्रनाथ ठाकुर जी के दादाजी द्वारकानाथ टैगोर 1840 में ढाका से लगभग 125 किलोमीटर दूर सिराजगंज में एक 2 मंजिला घर उन्होंने बनाया था, जिसको कचहरी बाड़ी, हम लोग उड़िया में भी बंगाली में भी कचहरी बोलते हैं जहां बैठते हैं, तो कचहरी बाड़ी मतलब घर होता है। कचहरी बाड़ी बनाया जिस पर अटैक हुआ है। और जो अभी मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, यह जो अटैक हुआ है, यह जो आक्रमण हुआ है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के घर पर, यह अटैक जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम, इन संगठन के लोगों ने किया है। और मीडिया के माध्यम से यह भी मालूम पड़ा है कि यह अटैक एक प्री प्लान्ड अटैक था। 5-6 दिन से इसकी एक योजना बन रही थी कि योजनाबद्ध तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर के, जो कि एक बुनियाद हैं, बंगाल के हमारी सभ्यता के, संस्कृति के एक धरोहर हैं, उनके घर पर हमला किया जाएगा ताकि एक बड़ा मैसेज वो शायद विश्व को देना चाहते। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमेरिका से मिले धोखे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका की क्या सोच और मंशा है, उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। दरअसल अमेरिका से भारत की राजनीतिक कटुनीति को 3 बड़े झटके मिले हैं। पहला धक्का था कि अमेरिकी सेंटर कमांड के अध्यक्ष माइकल कुरीला ने कहा कि पाकिस्तान हमारा अभूतपूर्व साथी है, तो वहीं दूसरा धक्का था कि असीम मुनीर को 16 जून को होने वाले अमेरिकी सेना दिवस पर विशेष निमंत्रण भेजा गया है। साथ ही उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ है। जयराम रमेश ने कहा कि ये चेतावनी और चुनौती है, हमें इसे समझना चाहिए और इसका सामना करना चाहिए। अमेरिका से, अमेरिका की क्या मंशा है, क्या सोच है, उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। 3 बड़े झटके मिले हैं हमारे कूटनीति को। पहला धक्का यह था कि यूएस सेंट्रल कमांड, जो संयुक्त कमान होता है, फ्लोरिडा में स्थित है। 11 ऐसे संयुक्त कमांड हैं अमेरिका के, और सबसे महत्वपूर्ण कमांड सेंट्रल कमांड होता है। उसके अध्यक्ष जनरल किरिला, माइकल किरिला ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है कि पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर है। फिनोमिनल माने अभूतपूर्व, असाधारण, शानदार साझेदारी है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है। कमाल है, पहली बार अमेरिकी ओर से ये शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिनोमिनल पार्टनर, यानी कि असाधारण, अभूतपूर्व, शानदार साझेदारी है पाकिस्तान के साथ। ये तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा धक्का। दूसरा धक्का जो जानकारी आई, जो फील्ड मार्शल हैं, यानी कि वो फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल नहीं, आसिफ मुनीर, जो पहलगाम के आतंकवादी हमलों के पहले, कुछ ही दिन पहले, एक सांप्रदायिक जहर से भरा हुआ भड़काऊ और उत्तेजक भाषण दिया था, उसी आसिफ मुनीर को अमेरिकी के सेना दिवस जो 14 जून को होने वाला है, उनको एक विशेष निमंत्रण दिया गया है। इसका क्या हम मायने समझे, मंशा क्या है अमेरिका का? और तीसरा बड़ा धक्का, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, वो वीडियो भी है, वो सब वीडियो निकला है। कल वो परसों दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कल निकला था कि वो कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ, और सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ही करवाया है, और राष्ट्रपति ट्रंप के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी युद्ध विराम हुआ है। ये तो बार बार कहा जा रहा है और फिर से दोहराया गया है। 14 या
15 बार कहा गया। तो ये 3 बड़े घटने हैं, 3 बड़े धक्के हैं। ये चेतावनी भी है और चुनौती भी है। इस चेतावनी को हमें समझना चाहिए, इस चेतावनी का सामना हमें करना चाहिए। प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलाना जरूरी है, विशेष सत्र बुलाएं, सर्वदलीय बैठक बुलाएं, सांसदों से बात हो गई, चुने सांसद जो उन्होंने भेजा था प्रतिनिधिमंडल में, पर जो हमारे नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, जो 16 नेताओं ने उनको एक खत भेजा है, उनको तो बुलाइए, सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कीजिए, उनको विश्वास में लीजिए। कल ये 3 बड़े झटके हमारे कूटनीति को मिला है, इसको तो आप समझिए, चेतावनी समझिए, चुनौती समझिए। लखनऊ में बोर्ड परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान और सीएम विद्यालय खेल पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जिसके बाद सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी निंदा होनी चाहिए। इस दौरान सीएम ने अपील करते हुए कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों का वीडियो जरूर वायरल करें, हम उनके पोस्टर लगाएंगे और वसूली करेंगे। यह सार्वजनिक संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है। राष्ट्र के प्रति भी अपनी जवाबदेही का भाव हम सबके मन में होना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये मान के चलिए वह राजकीय संपत्ति या कोई सार्वजनिक संपत्ति किसी व्यक्ति की नहीं, समाज की संपत्ति है, समाज के कंट्रीब्यूशन से बनी हुई है, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई नुकसान करता है तो उसको टोकिए, अगर कमजोर पड़ रहे हैं तो उसकी कंप्लेंट करिए कि फलाने व्यक्ति ने उसका आज तो आपके पास मोबाइल फोन आ चुका है, स्मार्टफोन है, उसका लीजिए और वायरल करिए उस व्यक्ति की जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। बाकी उसके पोस्टर और उससे वसूली का काम हम अपने आप करवा देंगे, क्योंकि संपत्ति बनाने में और उसको आगे बढ़ाने में मेहनत करनी पड़ती है। जब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के प्रयास करती है तब ये चीजें आगे बढ़ती हैं, अन्यथा उजाड़ने में समय नहीं लगता। और ये सार्वजनिक संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है, हम सबकी सामूहिक जवाबदेही का हिस्सा है, उस पर हमें ध्यान देना होगा। तो एक सामान्य शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ना, शिक्षा को तकनीक के साथ जोड़ना, शिक्षा को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना, सर्वांगीण विकास का माध्यम शिक्षा होनी चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर के 2020 में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर लागू की थी। आज उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं और मुझे बड़ा विश्वास है कि प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान बनाने वाले सभी छात्र छात्राएं, जनपद स्तर पर मेरिट में स्थान बनाने वाले सभी छात्र छात्राएं या स्पोर्ट्स में भी और अपनी मेरिट में भी, स्कूली मेरिट में भी जिन्होंने स्थान बनाया है, उनके अभिभावकों को, उनके गुरुजनों को और उन सभी छात्र छात्राओं को मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा, अपनी शुभकामनाएं दूंगा और विश्वास करूंगा कि उनकी ये मेरिट अनवरत इसी रूप में आगे बढ़ती रहेगी, जिससे आने वाले समय में आप प्रदेश और देश का नाम और आगे बढ़ाने में अपनी मदद। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुप्तकाशी और ज्योतिर्मठ में एक्सिस बैंक की नई शाखाओं के वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मुझे उत्तराखंड के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण नगरों में एक्सिस बैंक की शाखाओं का वर्चुअल उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कदम हमारे वित्तीय समावेशन के साथ क्षेत्रीय विकास को भी गति प्रदान करेगा। सभी एक्सिस बैंक के अधिकारीगण, सभी कार्मिक, सभी आए हुए प्रतिनिधिगण, मैं आप सभी का आज गुप्तकाशी और जोशीमठ में एक्सिस बैंक की शाखाओं के उद्घाटन अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सब जो यहां पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं उन सभी का मुख्य सेवक सदन में
अपनी ओर से हृदय से आप सबका स्वागत भी करता हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज देवभूमि उत्तराखंड के दो अत्यंत महत्वपूर्ण नगर गुप्तकाशी और जोशीमठ में एक्सिस बैंक की नई शाखाओं का वर्चुअल माध्यम से आज शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस सराहनीय पहल के लिए एक्सिस बैंक के प्रबंधन को विशेष रूप से साधुवाद देता हूं कि आपने राज्य के दूरस्थ पर्वतीय और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने का संकल्प लिया है, ये सेवाएं देने का संकल्प लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कदम न केवल हमारे वित्तीय समावेशन को बल देगा बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी एक गति प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, गुप्तकाशी और जोशीमठ ये दोनों ही शहर हमारे चारधाम यात्रा का प्रमुख हिस्सा है, जहां पर पूरे देश दुनिया से चारधाम यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और उनका केंद्र बन जाता है। जैसा आप जानते हैं, गुप्तकाशी हमारा केदारनाथ यात्रा का प्रमुख पड़ाव होता है। उसी प्रकार से जोशीमठ भी, जहां भगवान नरसिंह जी विराजमान हैं, और शीतकालीन में भगवान बद्री विशाल जी का भी वो हमारा गद्दी स्थल होता है। तो ऐसे दोनों ही स्थान हमारे बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक वर्ष इन दोनों ही स्थानों पर, जहां बाबा केदारनाथ और भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए इन्हीं स्थानों से लोग होकर जाते हैं। ऐसे में इन स्थलों पर बैंकिंग सुविधाओं का नेटवर्क न केवल चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बहुत सुविधाजनक होगा, उनके लिए उपयोगी होगा, बल्कि वहां के स्थानीय लोगों के लिए भी, व्यापारियों के लिए, होटल व्यवसायियों के लिए, परिवहन संचालकों के लिए, किसानों के लिए, ढाबे वालों के लिए, आसपास के क्षेत्र वाले लोगों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है। इतना ही नहीं, जोशीमठ जैसे संवेदनशील और भौगोलिक दृष्टि से जटिल जगहों पर बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता, वहां पर भारत सरकार के सहयोग से एक बड़ा पुनर्वास का काम चल रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से धन्यवाद भी करता हूं कि 1700 करोड़ से भी अधिक की पुनर्वास और वहां पर बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए जो अनेक काम वहां स्वीकृत हुए हैं, उस पर भी काम तेजी से चलना है। तो इन सेवाओं के आने से उस काम में भी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।